हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जे सेमेस्ट्रीज ऑनलाइन पर। तो पिछले लेक्चरों में हमने 2019 का पहला सेट कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा 2019 का दूसरा सेट, ठीक है, 346 FE हम शुरू करेंगे। इसका होगा हमारा पहला लेक्चर। तो हमने जो पहला सेट पढ़ा था उसके बाद हमारा ये दूसरा सेट है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 2019 का सेट नंबर 2, ठीक है, 346 FE। ये जो आपका बोर्ड का पेपर होगा, ये आपका समय सीमा होगी इसकी 3 घंटा 15 मिनट। और जो इसमें नंबर यानी मार्क्स आपको मिलेगी वे मिलेंगे 70 में से, ठीक है। नोट में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया गया है, इनमें से 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया गया है। फिर लिखा है निर्देश नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य है। यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वे सभी करने हैं। दूसरा, इस प्रश्न में 5 खंड है। खंड ए, ब, से, द तथा ये। खंड ए बहुविकल्पीय है तथा प्रति एक प्रश्न 1 अंक का है। यानी जो आपका पहला खंड है ए, वो आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय है और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। दूसरे में लिखा है खंड ब अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे खंड ब के अंदर। और खंड से लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के हैं और ये सभी 2-2 नंबर के होंगे। खंड द लघुत्तरीय सेकंड प्रकार के हैं और ये सभी प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे। और जो खंड यह है वो विस्तृत प्रश्न है और प्रति एक जो प्रश्न है वो 5 अंक का होगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है इसमें, इस खंड के चारों प्रश्न में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है। तो अब देखते हैं इसका खंड ए क्या है। खंड ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय है। खंड ए, पहला क्वेश्चन है इसमें इसमें कहा है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार से आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो तो इसके केंद्र पर विभव कितना होगा। यानी आपने क्या करा, एक खोखला गोला ले लिया। खोखला गोला लेने के बाद उसे क्या कर दिया, आवेश दे दिया उसकी सतह पर, ठीक है। सतह पर जैसे ही आप आवेश देते हैं तो उन्होंने बोला है जो उसकी सतह है उस पर आपका जो विभव है वो है 10 वोल्ट का। कितने का है, 10 वोल्ट का विभव है। तो इसमें हमें बताना है जो केंद्र है इसका, इसके केंद्र पर कितना विभव होगा। तो इसमें जो केंद्र होगा, केंद्र पर विभव भी होगा आपका 10 ही वोल्ट। क्यों, क्योंकि जो केंद्र पर विभव होगा वो बिंदु आवेश के कारण विभव देखेंगे हम, ठीक है। बिंदु आवेश क्या होता है, बिंदु आवेश इसकी सतह पर जितना भी आवेश होगा उसके कारण विभव कितना, तो 10 वोल्ट। और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला लिया था तो इसके अंदर जो केंद्र पर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी भाई, 5 सेंटीमीटर ही होगी। और विभव केंद्र पर भी कितना होगा, 10 वोल्ट का ही होगा। यदि आपसे पूछते हैं कि ये जो गोला है, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आपकी 0। क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो केवल तभी पॉसिबल है जब अंदर कोई आवेश रखा हो, ठीक है। अंदर इसमें कोई आवेश नहीं है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसकी 0, परंतु विभव उतना ही होगा जितना इसकी सतह पर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा है एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं 2 किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध बताइए। यानी एक 24 ओम का प्रतिरोध लिया जिसे हमने क्या करा, एक त्रिभुज के रूप में मोड़ लिया। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, 3। और प्रति एक भुजा का प्रतिरोध यदि आपने कर लोगे तो क्या कर दोगे, 24 को 3 से डिवाइड कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपके जो तार था कितने का था, 24 का। यदि आपको एक भुजा का निकालना तो त्रिभुज के अंदर भुजाएं कितनी होती है, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। यदि आपसे बोलते हैं कि इसे हमने एक वर्ग के रूप में मोड़ दे तो वर्ग की कितनी भुजाएं होती है, 4, फिर आप उसे 4 से डिवाइड करते, ठीक है। तो अब आपका हर एक भुजा का प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 8 ओम। यानी जो आपकी ये पहली भुजा है AB, इसका प्रतिरोध भी कितना होगा, 8 ओम, ठीक है। AC का भी कितना होगा, 8 ओम। और BC का भी कितना होगा, 8 ओम, ठीक है। तो जो AB भुजा है उसका हमने प्रतिरोध मान लिया R1, AC का R2 और BC का कितना मान लिया R3। तो अब आपको किसी भी 2 किनारों के प्रति प्रभावी प्रतिरोध बताना है। तो हमने मान लिया वो कोना है B और C, हम B और C के प्रति प्रतिरोध बताओगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, B से वैद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी और सारी वैद्युत धारा B से प्रवाहित होकर कहाँ जानी चाहिए, C पे। तो जैसे ही पॉइंट B पे पहुँचेगी वैद्युत धारा, कुछ वैद्युत धारा इस वाले हिस्से में हो जाएगी और कुछ वैद्युत धारा इस वाले हिस्से में हो जाएगी।
जो आपकी वैद्युत धारा बी से ए की ओर जाएगी वही वैद्युत धारा आपकी ए से सी की ओर भी आएगी। यानी आपका जो R1 है और जो R2 है ये कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि इन दोनों में वैद्युत धारा कैसी है, समान। यदि वैद्युत धारा समान होती है तो होते हैं श्रेणी क्रम में, यदि वैद्युत धारा अलग अलग होती है प्रतिरोध में तो होते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, तो हमें पता चल गया R1 और R2 कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में। और R1 और R2 का श्रेणी क्रम में जो भी प्रतिरोध होगा वो R3 के साथ कैसा होगा, समांतर क्रम में, क्योंकि R3 में अलग धारा होगी। तो इसमें लिखा है अतः BC के सापेक्ष प्रभावी प्रतिरोध R1 व R2 का श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, क्योंकि R1 और R2 में वैद्युत धारा कैसी थी, समान। तो जो प्रतिरोध होगा तुल्य प्रतिरोध वो हमने क्या मान लिया, R फर्स्ट होगा। तो क्या होगा, R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़े जाते हैं, R नेट बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 का वैल्यू 8, R2 का वैल्यू 8, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 ओम। अब आपको पता चल गया जो ऊपर का प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 16 ओम। अब जो आप ये आया आपका 16 ओम, ये R3 के साथ कैसा होगा, समांतर क्रम में। और R3 के बाद कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इसलिए R3 के साथ निकालने के बाद जो भी प्रतिरोध होगा वही क्या होगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो इसमें लिख दिया R फर्स्ट व R3 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, 1/, में, यानी 1/RN, n का मतलब है नेट, बराबर 1/R फर्स्ट प्लस 1/R थर्ड। 1/R फर्स्ट कितना आया था, 16, और 1/R थर्ड कितना था, 8। ठीक है, तो लैसा कितना आ जाएगा इनका, 16, और 16 ही कम 16 ऊपर 1, और 8 दूनी 16 ऊपर 2। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, 3/16। ठीक है, अब इन्हें क्या कर देंगे, हम दोनों साइड से पलटी कर देंगे, यानी पलट देंगे। पलटने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, R नेट बराबर कितना होगा, 16/3 ओम प्रतिरोध। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर देखते हैं भाई, आंसर कौन सा होगा इसका, 16/3। 16/3 है इसका आंसर 4, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, 4th। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। जो हेनरी प्रति मीटर होता है वो होता है आपका चुंबकशीलता का मात्रक। ठीक है, किसका मात्रक होता है, चुंबकशीलता का मात्रक। इसके बाद लिखा है एक नाभिक के विखंडन में 3.2 × 10⁻11 जूल ऊर्जा निकलती है। एक 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी। यानी इसमें कहा है यदि एक नाभिक का विखंडन हो रहा है, नाभिक के विखंडन कर रहे हैं, तो उससे एक नाभिक के विखंडन से कितनी एनर्जी निकल रही है, 3.2 × 10⁻11 जूल की एनर्जी निकल रही है। तो उन्होंने कहा यदि हमें 16 किलोवाट की एनर्जी वाला बिजली घर बढ़ाना है तो कितने नाभिक की 1 सेकंड में रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको दिया है एनर्जी, इसे लिखते हैं W से या फिर K से या फिर E से, एनर्जी से। तो हमने मान लिया W है, तो कितना कर रहा था, एक नाभिक के विखंडन से 3.2 × 10⁻11 जूल, और हमें कितनी शक्ति का बिजली घर बनाना था, 16 किलोवाट का। ठीक है, किलो को हमने क्या करा भाई, वाट में चेंज कर लिया, 10⁻3 से गुणा करके। और समय यानी 1 सेकंड में कितने नाभिक देख रहे हैं हमें जो निकल ले, वो हमें संख्या बतानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, P = N/W/T। ठीक है, P = N/W/T। तो हमें n का वैल्यू निकालना था, n का वैल्यू निकालने के लिए हमने n को क्या कर लिया, अलग। ठीक है, तो W कहाँ चला जाएगा, P के बेस में, और T कहाँ चला जाएगा, गुना में। तो यानी आपका फॉर्मूला आ गया N = PT/W। P का वैल्यू कितना था, 16 × 10⁻3। T यानी समय कितना था, 1 सेकंड, और आपका जो W था वो था 3.2 × 10⁻11। 10⁻11 ऊपर चली जाएगी, प्लस की 3, और 10⁻11 ऊपर जाके कैसे होगी, प्लस की। तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। अच्छा, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाने के बाद ये पॉइंट के बाद जो हटाओगे यहाँ से वो 0 लग जाएगी, वो लग जाएगी 16 के बाद। तो टोटल कितना हो जाएगा, 160। यदि 32 से हम 160 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। ठीक है, तो यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻14। यानी कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में, सॉरी कितने नाभिक 1 सेकंड में रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कितने नाभिक 1 सेकंड में रिक्वायरमेंट होगी 16 किलोवाट की शक्ति उत्पन्न करने के लिए, कितनी चाहिए, 5 × 10⁻14। तो इसका सही आंसर देखिए कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा पहला। ठीक है, 5 × 10⁻14। इसके बाद देखते हैं अगला, डैश में कहा आयाम मॉडुलित तरंग की आवृत्ति FM तथा वाहक तरंग की आवृत्ति FC है, तो मॉडुलित तरंग की बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये होती है आपकी, इसे बोलते हैं LSB यानी लोअर साइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये होता है USB यानी अपर साइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो आपकी लोअर साइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं FC - FM, और FC क्या है, वाहक की आवृत्ति, और FM क्या है, आपको बताया FM क्या होती है, मॉडुलित तरंग की आवृत्ति। ठीक है, तो लोअर साइड मतलब इनकी आवृत्ति कम है। ठीक है, इसलिए होगा FC - FM, और अपर साइड मतलब इसकी क्या है, आपकी
फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कैसे देखेंगे आप? इन दोनों के बीच का देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई? इन दोनों को जोड़ दो, सॉरी इन दोनों का अंतर करना तो यहाँ से घटा देंगे, एफ सी माइनस क्या करेंगे, एफ सी माइनस एफ एम। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एफ एन। यहाँ पर भी ऐसे करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एफ एम। तो बैंड चौड़ाई होती है आपकी यू एस से लेकर के एल एस के बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एफ एम प्लस एफ एम। कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, एफ एम प्लस एफ एम। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एफ एम प्लस एफ एम। तो टोटल बैंड चौड़ाई कितनी होगी, 2FM। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2FM। अब ये बात यहाँ करके दिखा रखी है इन्होंने। आयाम मॉडलित तरंग की बैंड चौड़ाई यदि आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम कितनी है आपकी, FC प्लस एम माइनस प्रारंभिक कितनी थी, FC माइनस कितना था, FM। ठीक है, तो जब हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और क्या बच जाएगा, 2FM। तो लिखा अतः मॉडुलित तरंग की बैंड चौड़ाई सूचना सिग्नल यानी मॉडुलक सिग्नल की आवृत्ति की दोगुनी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6। इसमें कहा है V वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान जिसका m है और आवेश किसका E है, एक लक्ष्य से टकराती है। इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल क्या होगी? तो अब आपको पता होगा, चाल पूछा गया है तो चाल से पहले आपको काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। यदि यहाँ से हम वी स्क्वायर का वैल्यू निकल लेंगे तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2K/m। ठीक है, और यदि हम v का वैल्यू निकल लेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट यानी 2K/m। अब आपने m का फॉर्मूला पढ़ा हो, सॉरी k का फॉर्मूला पढ़ा होगा, a का फॉर्मूला आपने v के पदों में पढ़ा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है VQ के बराबर। Q क्या होता है, आवेश। अब यहाँ है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया गया, E। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा k का, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, VE। तो अब इस वाले फॉर्मूले में यहाँ रखते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा V बराबर 2eV/m। तो यानी वेग कितना होगा, वेग होगा आपका √2eV/m। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका चौथा। ठीक है, 2eV/m। इसके बाद हमारा खंड है व्यय। खंड कौन सा है, व्यय। ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या, इसमें कहा गया है 2 आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच 4 × 10⁻13 किलोग्राम भार तथा 2.4 × 10⁻18 कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए और जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 2 प्लेट है। अब देखिए यहाँ पर आवेश आपको दिया गया पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ नेगेटिव नहीं दिया गया। कैसे दिया गया, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरे आपको संतुलित अवस्था में लटकाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो निचले वाली प्लेट है उसे पॉजिटिव रखनी पड़ेगी और जो ऊपर वाली प्लेट है उसे नेगेटिव रखनी पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर। यानी जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर जो फोर्स लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऊपर की ओर लगेगा। वो जो इसका भार है, भार होगा इसका नीचे की ओर mg। ठीक है, जब ये बल और इसका भार बराबर होगी तो ये जो पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज का जो पार्टिकल है वो एक जगह संतुलित अवस्था में लटका हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमें दिया क्या था, प्लेटों के बीच की दूरी दिया था 2 सेंटीमीटर, जिसे हमने मीटर में चेंज कर लिया 10⁻−2 से गुणा करके। इसके बाद हमें दिया था द्रव्यमान पार्टिकल का 4 × 10⁻13 किलोग्राम। इसके बाद हमें आवेश दिया था 2.4 × 10⁻18 कूलाम और जी यानी गुरुत्व त्वरण का वैल्यू दिया था 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हमसे पूछा था कि विभवांतर बताओ कितना होगा। तो संतुलन की स्थिति में हमने आपको क्या बताया, जो बल होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो हमने लगा दिया। और अब जो बल है, बल का वैल्यू क्या है, EQ। तो EQ बराबर किसके होगा, mg के। हम पहले यहाँ से निकल लेंगे E, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है विभवांतर का जो फॉर्मूला होगा V बराबर फॉर्मूला होता है E × D। ठीक है, यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा, E, क्योंकि D तो आपके पास है। ठीक है, तो E निकालने के लिए हमने क्या करा, फॉर्मूला लगा दिया mg/q। mg का वैल्यू कितना था, m का वैल्यू था आपका 4 × 10⁻13 और g का वैल्यू था 10। ठीक है भाई, और नीचे क्या आ जाएगा 2.4 × 10⁻18। जो -18 पावर ऊपर ले जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, +18। और जो आपका यहाँ पे था 10 की गुणा हमने 4 में कर दी, कितना हो गया 40। पॉइंट हटा दिया, 1 0 और लग गई, कितना हो गया 400। ठीक है,
और पावर आपकी यहाँ पे कितनी है, +18 और -13। तो पावर कितनी बच जाएगी भाई, पावर बचेगी आपकी यहाँ पे +5, क्योंकि प्लस की बड़ी है। अब हमने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से कितने बार कट जाएगा, 100 बार, और कितने बार कट जाएगा, 6 बार। तो यानी आपका आंसर आ गया 100/6 गुणा 10⁵ यह क्या आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था भाई इसमें विभव। तो विभव निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। V बराबर क्या होता है, E × D। ई का वैल्यू कितना आया, 100 गुणा 10⁵5/6, और आपका D का वैल्यू तो 2 गुणा 10⁻²। 2 से कितने बार कटेगा, 3 बार, ठीक है। तो कितना आ गया, 100/3, और पावर यहाँ कितनी थी, +5, और यहाँ कितनी थी, -2। तो कितनी बचेगी, +3। 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार कटेगा, 33.3 बार। यदि आपको इसमें एक पावर और बढ़ानी है तो क्या करेंगे, एक पॉइंट आगे की ओर खिसका देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3.33 गुणा 10⁴ वोल्ट। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 3.33 गुणा 10⁴ वोल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख दूसरे का ख। इसमें कहा एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। यानी जो समय अंतराल है वो दिया है dt, आपको दिया है 0.1 सेकंड, और पहले आपका जो चुंबकीय फ्लक्स था या विद्युत फ्लक्स, हाँ चुंबकीय फ्लक्स, वो था कितना, 1 वेबर, और बाद में से कितना कर दिया, 0.1 वेबर। तो आप देख लेंगे भाई कितने का अंतर हुआ। अंतर यदि देखेंगे तो अंतर क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी ∅2 - ∅1। ∅2 का वैल्यू था 0.1 और ∅1 का वैल्यू था 1, ठीक है। यदि आप घटाओगे तो कैसा बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, माइनस का 0.9 वेबर। तो अब लगाओगे फैराडे का दूसरा नियम, ठीक है। फैराडे का दूसरा नियम क्या होता है, -d∅/dt। माइनस और d∅ का वैल्यू कितना था, -0.9, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो 9/1 यानी कितना बच जाएगा, 9 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 वोल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गे। इसमें कहा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य लाल दृष्टिगोचर क्यों होता है। यानी जब सूर्य उगता है और जब सूर्य छिपता है तो उस समय सूर्य हमें लाल कलर का क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पूरी तरह से आपकी गोल नहीं है। पृथ्वी कैसी है, चपटी, यानी जो किनारे है, किनारों पर से या भूमध्य रेखा पर से तो इसकी त्रिज्या ज़्यादा है, और ध्रुवों पर से इसकी त्रिज्या कैसी है, कम, ठीक है। और जब सूर्य उगता है और जब छिपता है तो ये भूमध्य रेखा के पास में होता है, यानी क्षितिज के पास में होता है। तो उस समय से ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इससे जो प्रकाश आता है उसे देखने वाले की आंखों में जाने के लिए या पृथ्वी तक पहुंचने के लिए ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इसीलिए जब ये ज़्यादा दूरी तय करती है तो आपने पढ़ा होगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो कलर होता है विबग्योर में क्या होता है, जो आपका बैंगनी और नीला कलर है वो सबसे नीचे आता है और उनका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वो लाल रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए केवल लाल रंग ही हमारी आंखों में पहुँच पाता है। और इसी की वजह से सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ या लालिमापूर्ण दृष्टिगोचर होना। तो इसमें लिखा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है, अतः सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। बोला ना क्षितिज दिशा में होता है, यानी क्षितिज रेखा पर होता है, इसलिए जब सूर्य पहुंचेगा पृथ्वी तक तो उसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। सूर्य के प्रकाश की लघु तरंग दैर्ध्यों जैसे बैंगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन लॉर्ड रेले के नियम, लॉर्ड रेले का नियम होता है जो आने वाली प्रकाश है उसकी तीव्रता जो होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, के अनुसार अधिकतम होता है। यानी जो बैंगनी और जो नीला रंग है वे कैसी होती है, लघु तरंग दैर्ध्य की रंगे होती है, उससे क्या होता है, उनका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना कम तरंग दैर्ध्य होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, तीव्रता, यानी उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। तथा बड़ी तरंग दैर्ध्य के लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, ज़्यादा है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन भी कम होगा। अतः प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग की तीव्रता अधिक होती है। अतः सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में जो सूर्य है वो रक्ताभ या लालिमापूर्ण दृष्टिगोचर होता है। तो देखिए इसे डायग्राम में दिखाया गया है, ये पृथ्वी आपकी, ये क्या है आपकी पृथ्वी, ये आपका वायुमंडल, ठीक है। ये है पृथ्वी और ये सब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना एरिया वायुमंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना एरिया क्या है, वायुमंडल। अब देखिए जब ये क्षितिज में है तो इसे दूरी तय करनी पड़ती है ज़्यादा,
और जब ये बिल्कुल पृथ्वी के ऊपर है तब इसे दूरी तय करनी पड़ रही है कम, ठीक है। जब यहाँ से प्रकाश चलेगा, प्रकाश तो सभी कलर का, श्वेत प्रकाश में आपको प्रिज्म के द्वारा दिखाई देते हैं 7 कलर, प्रकाश तो सभी कलर का चलेगा, परंतु जो आपका नीला और बैंगनी प्रकाश होगा उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है कम, इसलिए वे तो सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाएगा। और लाल प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है अधिक, तो वही केवल प्रेक्षक को देखने पे यहाँ से दिखाई देगा। इसी कारण जो सूर्य है वो कैसा दिखाई देता है, छिपते या उगते समय लाल कलर का यानी लालिमापूर्ण दिखाई देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत कार्य फलन का अर्थ क्या है। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन होता क्या है, तो देखिए इसमें लिखा है कार्य फलन आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु या कैथोड से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके कार्य फलन कहलाती है और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। यानी यदि आप किसी धातु पे या फिर कैथोड पे प्रकाश डालते हो और उस प्रकाश के पास इतनी एनर्जी है कि वो क्या कर सके, उससे धातु से या फिर कैथोड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, तो जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो प्रकाश आके गिरा उसके पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि उससे धातु या फिर कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल सके, और जो कम से कम एनर्जी है उस कम से कम एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, कार्य फलन, क्योंकि उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है। कौन सा कार्य करेगी, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का कार्य करेगी, ठीक है। तो वो जो एनर्जी होगी प्रकाश के पास उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, कार्य फलन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कार्य फलन का, W बराबर H न्यू। न्यू क्या होता है, प्रकाश की आवृत्ति, और जो न्यू है इसके बेस में लिखा है नोट, ठीक है। न्यू नोट बोलते हैं या फिर न्यू जीरो बोलते हैं बहुत से, ठीक है। जो न्यू नोट है ये बोलते हैं दहली आवृत्ति, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है दहली आवृत्ति का, दहली आवृत्ति यानी न्यू नोट बराबर C/λ नोट, यानी आप न्यू नोट की जगह क्या लिख सकते हो, C/λ नोट। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कार्यफलन का, W बराबर HC/λ नोट। H क्या होता है, H होता है प्लांक नियतांक, और इसका वैल्यू होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इसका मात्रक भी पूछा जाता है, मात्रक भी ध्यान रखना क्या होता है, जूल सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एवेलांस भंजन, ठीक है। एवेलांस ब्रेकडाउन से आप क्या समझते हैं। तो एवेलांस ब्रेकडाउन क्या होता है, देखिए इसमें क्या लिखा है, जो एवेलांस ब्रेकडाउन होता है वो वास्तव में किसी में होता है जेनर डायोड के अंदर होता है। जेनर डायोड क्या होता है, एक उत्क्रम अभिनत प्रकार का पीएन संधि डायोड होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है उत्क्रम अभिनत की स्थिति में जब उत्क्रम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उत्क्रम धारा प्रारंभ में लगभग स्थिर रहती है, परंतु एक निश्चित उत्क्रम वोल्टेज पर उत्क्रम धारा का मान एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इस निश्चित वोल्टेज को भंजक वोल्टेज कहते हैं तथा इस स्थिति को एवलांस स्थिति कहते हैं। तो देखिए डायग्राम से इसमें क्या करा, जो डायग्राम है आपका इसमें हम क्या कर रहे हैं, लगातार जो आपका विभव है यह है उत्क्रम का मतलब माइनस में आप लगातार विभव का वैल्यू इधर की ओर बढ़ाते हुए जाओगे, तो इससे क्या होगा, जो विद्युत धारा होगी उसका वैल्यू लगभग आपने यहाँ से क्या करा, 0 से शुरू करा, विभव बढ़ाना 0 से शुरू कर रहे, लगातार बढ़ाते हुए जा रहे, तो आप यहाँ तक पहुँच गए 9.9 तक, ठीक है। 9.9 तक पहुँचे तो उस टाइम पे भी आपका जो विद्युत धारा थी लगभग कितनी बढ़ी, लगभग आपकी कुल कितनी बढ़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक में 0 से 2 एम्पियर बढ़ी। परंतु जैसे ही आप 9.9 से आगे 10 पे पहुँचे, ठीक है, तो एकदम विद्युत धारा का वैल्यू तुरंत बहुत तेज़ी से बढ़ गया। तो यानी उत्क्रम वोल्टेज का वो मान जिस पे विद्युत धारा का वैल्यू एकदम अचानक से बढ़ जाता हो, ठीक है, एकदम अचानक से बढ़ जाता हो, उस वोल्टेज को बोलते हैं भंजक वोल्टेज, ठीक है। और ऐसी स्थिति को बोलते हैं एवलांस स्थिति या एवलांस भंजन, ठीक है। दोनों नाम है इसके, एवलांस स्थिति भी बोल दो या एवलांस भंजन भी बोल दो, ठीक है। तो इसमें देख लो चित्र में हमने क्या करा, वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा रहे थे हम उत्क्रम दिशा में, उत्क्रम का मतलब माइनस में लगातार इसका वैल्यू बढ़ाते हुए जा रहे थे, परंतु जैसे ही हम 10 पे पहुँचे तो इसकी विद्युत धारा एकदम इस वाले पॉइंट पे पहुँचते ही तेज़ी से बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है -10 यही क्या कहलाएगा आपका भंजक वोल्ट था, और इस स्थिति को क्या बोल रहे हैं, एवलांस भंजन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में देखा एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आपको आवेश दिया है एक कूलाम और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला, आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE। आपको क्या निकालना, N यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो फॉर्मूला हो जाएगा N बराबर Q/E। Q कितना था, 1,
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ये स्मॉल ई, इसका वैल्यू कितना होता है, इसे बोलते हैं मूल आवेश, इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये रख दिया आपने, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, पावर ऊपर लेगी, पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की, पॉइंट हटा दिया तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब हमने जो पावर 19 थी इसमें से एक 10 यहाँ ले ले तो कितना बन जाएगा 100, यानी एक 0 यहाँ ले ले तो यहाँ पावर कितनी बचेगी 18। अब 100 को हमने 16 से डिवाइड कर दिया तो कितनी बार कटेगा 6.25, ठीक है। कितनी बार 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो यानी एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, एक कूलाम आवेश में हो गए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब है हमारा खंड से क्वेश्चन तीसरा, इसमें कहा है पहला तीसरे का क्या है, परिपथ चित्र देते हुए पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझाइए। यानी परिपथ चित्र की सहायता से आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है उसकी क्रियाविधि बताना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है पेपर में, ठीक है। किसी ना किसी आपके जो 2019 के पेपर करवा रहे हैं हम आपको, इसमें जो आपके पेपर बने 7 पेपर यानी 7 पेपर बने, 7 पेपर में से हर एक पेपर में तो नहीं आता, किसी न किसी पेपर में ज़रूर मिलता है, यानी यह हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी पेपर में आता है, क्या पता आपका यहाँ पर भी आ जाए मुजफ्फरनगर ज़िले में। तो देखिए इसमें क्या कर रखा है, चित्र में हमने एक लिया उत्सर्जक, एक लिया आधार और एक लिया संग्राहक। इसे बोलते हैं कलेक्टर, इसे बोलते हैं इमीटर और इसे बोलते हैं बेस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपका जो संग्राहक है उसका साइज बड़ा होता है या उत्सर्जक है उसका साइज बड़ा होता है। संग्राहक यानी संग्रह करने वाला, इकट्ठा करने वाला, तो इकट्ठे करने वाले का साइज होता है बड़ा, ठीक है। उत्सर्जक का साइज संग्राहक की तुलना में कैसा होता है, छोटा, परंतु आधार की तुलना में कैसा होता है, बड़ा, ठीक है। इसमें हमने क्या कर रखा है, जो आपका पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र कौन सा है, ये वाला, ये है पी क्षेत्र, ये भी कैसा है पी क्षेत्र, और ये कैसा है एन क्षेत्र। तो इसमें हमने क्या करा, जो आपका पी क्षेत्र था, पी क्षेत्र में हमने इसका पी सीधा जोड़ दिया पॉजिटिव से, और जो इससे आधार जुड़ा था उसे जोड़ दिया नेगेटिव से। यानी जब आपका उत्सर्जक यानी जो आपका पी क्षेत्र है यदि वो पॉजिटिव से जुड़ा होगा और आधार यदि नेगेटिव से जुड़ा होगा तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं हम अग्र अभिनत, इसे क्या बोलते हैं, अग्र अभिनत। और यदि आपने क्या करा, पी वाला जोड़ दिया नेगेटिव से, जैसे यहाँ पे जोड़ रखा पी वाला नेगेटिव से, और एन वाला इसके सापेक्ष क्या जोड़ दिया, पॉजिटिव से, तो अब ये स्थिति क्या रहती है, उत्क्रम अभिनत यदि उल्टा। क्योंकि जो आपका पी होता है, पी क्षेत्र में पाए जाते हैं कोटर, और कोटर के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो एन क्षेत्र उसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। यदि आपने पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव से जोड़ दिया और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो यानी सीधा जोड़ दिया, तो इसे बोलेंगे अग्र अभिनत। यदि आपने पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से जोड़ दिया और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव से जोड़ दिया तो इसे बोलेंगे उत्क्रम अभिनत, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसमें हमने जो आपका पी एन संधि, ये है पी एन संधि, इसके बीच में एक बैटरी लगा दी VB, ठीक है। इसका विभव कम है, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर केवल 2 लाइन की तरह की। और जो आपने ये था आपका NP संधि, ये N से P की ओर जा रहा तो इसलिए इसका नाम क्या है, NP संधि। यहाँ पे आपने एक बहुत बड़ी विभव वाली बैटरी लगा रखी है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इसकी क्रियाविधि बतानी किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए काम किस तरीके से करता है, इसमें देखते हैं क्रियाविधि। इसमें लिखा है PNP ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार परिपथ उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया। यानी जो आपने अभी ऊपर चित्र देखा उसमें क्या दर्शा रखा है, उभयनिष्ठ आधार, यानी आधार आपका उत्सर्जक से भी जुड़ा हुआ था, आधार आपका संग्राहक से भी जुड़ा हुआ था, और बीच में था आधार, इसीलिए बोल रहे हैं उभयनिष्ठ, यानी दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें बाईं ओर PN संधि को बैटरी से थोड़ा सा अग्र अभिनत विभव VEB देते हैं। मैंने थोड़ा सा यानी छोटी बैटरी से जोड़ रखा था इसलिए बोलते थोड़ा सा, ठीक है। ये जो था आपका छोटी बैटरी से जुड़ा होता है थोड़ा सा बोल दिया। तथा दाईं ओर की NP संधि को बैटरी से बड़ा उत्क्रम अभिनत विभव VCB देते हैं। इससे आगे इसमें क्या होता है देखिए, फिर लिखा है बाईं ओर की PN संधि के अगर अभिनत होने के कारण P क्षेत्र से कोटर आधार की ओर गति करने लगते हैं और N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र की ओर गति करते हैं। चूँकि आधार बहुत पतला होता है इस कारण 98% कोटर आधार को पार करके संग्राहक में पहुंच जाते हैं तथा शेष 2% कोटर आधार में रह जाते हैं। जैसे ही कोई कोटर इलेक्ट्रॉन से सहयोग करता है
वैसे ही उत्सर्जक से इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी VEB के धन सिरे पर पहुंच जाता है, जिससे उत्सर्जक में कोटर बन जाता है और आधार की ओर गति करने लगता है। ठीक उसी क्षण बैटरी VEB के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में पहुंच जाता है। इस प्रकार उत्सर्जक आधार परिपथ में एक क्षीण धारा बहने लगती है। ठीक है, इस प्रकार इसमें क्या होती है, एक क्षीण धारा बहने लगती है। तो इसमें देखिए क्या बताया, इसमें बताया गया कि जो आपका ये परिपथ है, इस परिपथ में हम करते क्या है, जैसे ही हमने इसे अगर अभिनत करा, यानी इसे हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया पी क्षेत्र को और इसे नेगेटिव से जोड़ दिया, तो इससे क्या होता है कि ये जो कोटर है, कोटर को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, कोटर चलना शुरू कर देगा नेगेटिव चार्ज की ओर, और नेगेटिव चार्ज किसे मिलेगा, आधार को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही कोटर जितने भी होंगे इसके पास, ये चलना शुरू करेगी इस वाली दिशा में, तो इसमें जितने भी कोटर चलेगी, आधार होता है साइज में बहुत पतला। ठीक है, आधार कैसा होता है, पतला। उत्सर्जक और संग्राहक की तुलना में आधार को कैसा रखा जाता है, पतला। तो इससे क्या होगा, जितने भी कोटर चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 98% तो किसके अंदर पहुंच जाएगी, संग्राहक के अंदर। केवल 2% बचेगी जो कहाँ रुक जाएगी, आधार के अंदर रुक जाएगी। अब जब 2% रुकी, वे कैसे है, कोटर यानी उनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका आधार है उसके पास कैसे है, इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, आकर्षण, और वे एक दूसरे को मिलेंगे, यानी एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो यानी अब क्या हुआ, भाई इससे कोटर निकल के चले थे, 2% इसके अंदर पहुंच गए थे आधार की। अब उनमें से इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक कोटर आपस में मिलके एक दूसरे को कर दे उदासीन। ठीक है, यानी इसके अंदर एक कोटर की कमी होगी क्योंकि वो कोटर तो नष्ट हो गया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इससे क्या होता है, जैसे ही कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में आधार के अंदर एक दूसरे को उदासीन करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है उत्सर्जक से, और इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुँचेगा, इस बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे। और जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तुरंत बैटरी के नेगेटिव, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा, तुरंत बैटरी के नेगेटिव सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, हाँ, आधार के अंदर। तो इससे क्या हुआ, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, यानी यहाँ फिर से एक खाली स्थान बच गया। तो ये जो खाली स्थान होते हैं, नहीं बोलते हम कोटर। ठीक है, ये जो खाली स्थान है, इलेक्ट्रॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया, बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे, तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक कोटर। ठीक है, तो वो कोटर यहाँ पे बना, यानी वो फिर से गति करेगा किसकी ओर, बेस की ओर। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिर से आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिर से आ गया आधार में। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन फिर से आधार में आ गया और यहाँ पे एक कोटर बन गया, तो कोटर इस तरीके से इसमें गति करेगा और फिर से आपस में मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, एक परिपथ में विद्युत धारा बहनी शुरू हो जाएगी। यदि ये सारे कोटर एक दूसरे को नष्ट कर देंगे मिल के, तो यानी आवेश ही नहीं प्रवाहित होने का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कोटर, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जब इसमें कोटर ही नहीं बचने की, तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता है और पॉजिटिव चार्ज पे पहुंच जाता है। ठीक है, यानी बैटरी के धन टर्मिनल पे, धन सिरे पे पहुंचता है, और उसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुंच जाता है, बेस के अंदर पहुंच जाता है। यही बात वहाँ लिख रखी है। इसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जो 98% कोटर पहुँचे थे संग्राहक के अंदर, तो वे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सिरा, तो जैसे ही वे टर्मिनल सी पे पहुँचेगा, यानी सिरे सी पे पहुँचेगा, तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ जाएगा, उसे उदासीन कर देगा, उसके साथ मिलेगा और उसे उदासीन कर देगा। अब क्या हुआ, यहाँ से एक कोटर नष्ट हो गया, क्योंकि वो किससे मिल गया, इलेक्ट्रॉन से, जो बैटरी के नेगेटिव सिरे से गया था। तो अब क्या होगा, तुरंत इससे फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुँचेगा, बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे पहुँच जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे कोटर निकल के गया था टर्मिनल सी पे, वो तो नष्ट हो गया। तो फिर से यहाँ से एक कोटर बनेगा, क्योंकि ये सारे कोटर किससे आ रहे हैं भाई, इस वाले पी क्षेत्र से, यानी उत्सर्जक से निकल के आ रही। तो जैसे ही वो उदासीन करेगा, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन निकल के बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे पहुँचेगा, और फिर से वो जो कोटर बनेगा, फिर से वो गति करना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसी समय जैसे यहाँ फिर से कोई कोटर पहुँचेगा, तो यहाँ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा। तो इस तरीके से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। अब विद्युत धारा कैसे बहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर। तो देखिए विद्युत धारा भी इसमें दिखा रखी है। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, दिशा भी बहुत ज़रूरी है देखनी। तो देखिए ये जो है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो धारा तो इसके कारण प्रभावित होगी, यानी जो नेट धारा होगी वो इस बैटरी के कारण ही प्रभावित होगी, क्योंकि यदि इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आने का और कोटर नहीं बनने की, तो विद्युत धारा ही प्रभावित नहीं होगी। क्योंकि कुछ समय के बाद क्या होगा, सारे कोटर ही नष्ट हो जाएंगे। और जब सारे कोटर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिल जाएगी, सारे कोटर नष्ट, तो विद्युत धारा प्रभावित होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आवेश ही नहीं बचा। ठीक है, तो यदि जो नेट विद्युत धारा होगी वो क्या होगी आपकी, IE। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आया था, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गया था, इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से आ रहा है, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के चलने की उल्टी दिशा में होगी।
यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है तो वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के चलने की उल्टी दिशा में होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है नेगेटिव सिरे से निकल के, यहाँ से निकल के जा रहा, तो वैद्युत धारा इस दिशा में होगी। इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में क्या बहती है? वैद्युत धारा, ठीक है। और वैद्युत धारा किस वजह से बह रही? आई ई की वजह से। यानी आपकी जो आई ई होगी वो किसके योग के बराबर होगी? आई बी प्लस आई सी के योग के बराबर होगी। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। इसके बाद लिखा है भाई, जो 98% कोटर संग्राहक में प्रवेश करते हैं वे उत्क्रम अभिनत होने के कारण टर्मिनल सी पर पहुंचते हैं। हमने बताया था ना, कहाँ पहुंचेगा? टर्मिनल सी पर। जैसे ही कोई कोटर टर्मिनल सी पर पहुंचता है वैसे ही बैटरी वी सी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन आकर उसे उदासीन कर देता है, ठीक है। जब वैसे ही क्या होगा, तो बैटरी वी सी भी जुड़ रही है, उसके नेगेटिव सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और टर्मिनल सी पे पहुंच कर उसे उदासीन कर देगा। पहले का पुण्य ठीक उसी क्षण एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से निकल करके बैटरी बी ई बी के धन सिरे पहुंच जाओ। जो आपका उत्सर्जक था, उत्सर्जक से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे पहुंच जाएगा। तो उससे वहाँ एक कोटर फिर से बन जाएगा, फिर से संग्राहक की ओर गति करना शुरू कर देगा, ठीक है भाई। तो फिर लिखा है धन सिरे पर पहुंच जाता है तथा उत्सर्जक में बना कोटर आधार की ओर चलने लगता है, ठीक है। इस प्रकार संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में धारा कौन सी? आई सी धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, यानी बहने लगती है। इसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, धाराएं आई बी तथा आई सी मिलकर उत्सर्जक ई में प्रवेश करती है, अतः इसे उत्सर्जक धारा आई ई कहते हैं। यानी आपका आई ई है वो किसके योग से बनी? आई बी जमा आई सी के योग से बनी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6। इसमें लिखा है हाइड्रोजन परमाणु की NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। इसके लिए आयनन विभव और प्रथम उत्तेजन विभव का मान भी बताइए। तो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है EN। एन का मतलब है पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, जोन सी भी कक्षा होगी उसी के लिए यहाँ पर हम एनर्जी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है माइनस mz² e⁴/8 ε0² h² और इंटू 1/n², ठीक है। अब ये किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, ठीक है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो जेड की जगह हम क्या रख देंगे? 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो यानी आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हाइड्रोजन के लिए? -m e⁴/8 ε0² h² और n², ठीक है। अब हमने क्या करा, जो आपकी वैल्यू थी कौन सी? m e⁴/8 ε0² h², इसका वैल्यू निकाल लिया हल करके। इसका वैल्यू कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी इस सब की जगह, ये जो वैल्यू है आपका, इस सब की जगह हम क्या रख देंगे? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बटे में क्या था? n²। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा भाई? -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये होगा आपका फॉर्मूला। इसके बाद इसमें हमसे पूछा था आयनन विभव बताओ और उत्तेजन ऊर्जा बताओ। तो हम पहले उत्तेजन ऊर्जा निकाल रहे। तो देखिए उत्तेजन ऊर्जा होती क्या है? उत्तेजन ऊर्जा होती है जब आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो अपनी कक्षा छोड़ के अपने से ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है, ठीक है। तो यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पहली कक्षा यानी मूल कक्षा छोड़ के अपने से ऊपर वाली कक्षा में चला गया, ठीक है। तो हमें उत्तेजन यानी हमने उसे कितनी ऊर्जा दी उत्तेजित करने के लिए कि वो अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में पहुंच जा, तो उस एनर्जी को बोलते हैं हम उत्तेजन ऊर्जा। और यदि हम उसे इतनी एनर्जी दे दें कि वो अपनी सारी कक्षाओं को छोड़ के बाहर निकल जा, पूरे के पूरे एटम से बाहर निकल जाए और कहाँ पहुंच जाए? अनंत पे, तो उस ऊर्जा को देने के लिए हमें जितने भी विभव की आवश्यकता होती है उस विभव को बोलते हैं हम आयनन विभव। ये परिभाषाएं भी पूछी जाती है, ठीक है भाई। तो उत्तेजन ऊर्जा, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मतलब क्या होता है? प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से निकल के दूसरी कक्षा में जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा हमने कितनी एनर्जी दी। एनर्जी का अंतर क्या करेंगे हम? दूसरी कक्षा में एनर्जी माइनस पहली कक्षा में एनर्जी, ठीक है। हमें निकालना उत्तेजन विभव, तो विभव के लिए हम क्या करते हैं? ई से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरी कक्षा में एनर्जी यदि हमें निकालनी तो फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 बटा n²। एन का वैल्यू दूसरी कक्षा के लिए क्या रखेंगे? 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। पहली कक्षा के लिए क्या रखेंगे? 1 कवर करोगे कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पर क्या होगा? माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कैसा हो जाएगा? प्लस।
तो आपका यदि इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ से इसे काट के देख लियो आप कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.4। ठीक है, कितना होगा माइनस का 2.4, ये कितना है 13.6। तो 13.6 में से माइनस का 2 यदि 4 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी होती है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और आपको क्या निकालना विभव, तो ई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए आपका आंसर किस में होगा विभव में। तो इसलिए हमने यहाँ क्या कर रखा है, ई से डिवाइड कर रखा। ठीक है, अब आपको बताना आयनन विभव। तो आयनन विभव में हमने बताया था इलेक्ट्रॉन को इतना विभव दो या ऐसे विभव से त्वरित करो या इतनी एनर्जी दो कि वो अपनी कक्षा छोड़ के कहाँ चला जाए, अनंत पे। तो यानी आपको क्या देखना पड़ेगा भाई, उसकी अंतिम कक्षा क्या है, अनंत, और उससे जो पहली कक्षा है वो कौन सी थी, मूल, यानी पहली कक्षा थी मूल कक्षा, उसे बोलते हैं 1। तो उसने क्या करा, अपनी कक्षा छोड़ी और कहाँ चला गया, अनंत पे। यानी अनंत पे ऊर्जा माइनस पहली कक्षा में ऊर्जा बटा ई। तो अनंत पे एनर्जी कितनी होती है 0, क्योंकि यदि आप यहाँ अनंत रखोगे तो अनंत का वैल्यू कितना होगा, अनंत का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 0। और 0 से यदि किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, यानी अनंत से यदि किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0। तो यानी वो तो आ गया 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13.6। तो यानी ई से ई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका फॉर्मूला, मतलब विभव का वैल्यू कितना आ जाएगा, आयनन विभव का 13.6 वोल्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसमें कहा है यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या दिया है हमें, प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण कैसे हो बराबर, तो आपको क्या बताना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2। ठीक है, और अपॉन साइन a/2। तो और हमें दिया गया है इसमें जो आपका अपवर्तन कोण है, यानी जो आपका प्रिज्म का कोण है वो, और आपका जो न्यूनतम विचलन कोण है वे कैसे है बराबर। यानी हम ए की जगह डेल्टा m रख सकते हैं या डेल्टा m की जगह हम ए भी रख सकते हैं। तो हमने क्या करा इस वाले फॉर्मूले में, ए की जगह यहाँ क्या रख दिया, ए की जगह हमने क्या रख दिया भाई, डेल्टा m रख दिया। ए की जगह हमने क्या करा यहाँ पे डेल्टा m की जगह हमने क्या रखा, ए रख दिया। तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a, ये हो गया 2a बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा a। अब हमने क्या करा यहाँ से साइन ए का फॉर्मूला खोल दिया। तो देखिए इसके बाद ये हमारा बच गया साइन ए अपॉन साइन a/2। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a/2 इंटू कोस a/2। तो साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल, तो इधर क्या बच जाएगा 2 कोस a/2। ठीक है, क्या बच जाएगा 2 कोस a/2। तो यदि आपको यहाँ से अपवर्तनांक निकालना तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2 कोस a/2। तो ये क्या होगा आपका प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यह, इसमें कहा एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। यदि माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए तथा माध्यम का अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए। यानी आपको ध्रुवण कोण दिया गया है, ध्रुवण कोण को लिख सकते हैं हम IP से। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि अपवर्तन कोण बताओ कितना होगा और अपवर्तनांक भी बताओ कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है IP प्लस R बराबर 90 डिग्री, और IP का वैल्यू कितना दिया था 60। ठीक है, तो इसमें इसका हम क्या करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, इधर ले जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 90 माइनस 60, तो आपका अपवर्तन कोण कितना आ जाएगा, अपवर्तन कोण आ जाएगा आपका 30 डिग्री। इसके बाद फॉर्मूला होता है बूस्टर का नियम। ठीक है, बूस्टर का नियम क्या होता है n बराबर 10 IP। ठीक है, n क्या होता है माध्यम का अपवर्तनांक, और IP का वैल्यू कितना मिला है आपको 60। तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है, 10 60 का वैल्यू होता है √3। तो अपवर्तनांक कितना आ जाएगा, अपवर्तनांक आ जाएगा √3। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें कहा है एक प्रकाश किरण निर्वात में n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी आपको अपवर्तन कोण यानी R का वैल्यू निकाल कर दिखाना है, और इसमें आपको दिया है जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण का क्या है, डबल यानी 2 गुना है। तो यहाँ लिखा है आपतन कोण बराबर है 2 गुना अपवर्तन कोण, और आपतन कोण को हम किससे लिखते हैं I से, और अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं R से। यानी आपका I बराबर कितना हो गया 2R। ठीक है, तो इसमें हम लगा देंगे स्नेल का नियम। अतः स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है साइन I अपॉन साइन R बराबर n। ठीक है, I का वैल्यू कितना दिया था 2R, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया 2R। ठीक है, अब हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दिया। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन A इंटू कोस A। एक की जगह यहाँ क्या था R, तो कितना हो जाएगा 2
साइन आर और कोस आर। ठीक है, साइन आर से साइन आर कैंसिल, तो इधर आपका क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा आपका 2 कोस आर। आपको किसका वैल्यू निकालना था, आर का, तो 2 तो कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, एन के बटे में चला गया 2। ठीक है, 2 कहाँ चला गया, एन के बटे में। आपको आर का वैल्यू निकालना, तो कोस किस में चला जाएगा, इनवर्स में। तो यानी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा कोस इनवर्स एन अपॉन 2। ठीक है, आज हमने इसमें 3 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे के पूरे कवर करेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा, तीसरे लेक्चर में हम सारे बचे हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गई होगी सारी बातें। यदि आपकी समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से लेक्चर को शुरू से देखिए, जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखिए। यदि आपकी फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपना क्वेश्चन जो भी समझ में नहीं आ रहा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।